हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस मेंस के इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसिंग बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर। मतलब ये कि गवर्नमेंट दो तरह से काम करती है लोगों के लिए। एक तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में देती है, लाइक वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, और बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो वेलफेयर के लिए करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, हेल्थ केयर में करना, रोड बनाना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, अन्य चीज़ें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हमको जो हम फ्रीबीज देते हैं, मतलब जो हम फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, प्लस जो हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्कीम प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें बैलेंस कैसे किया जाए, या फिर उसकी कितनी आवश्यकता है, इसके ऊपर क्या डिबेट है। तो ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ्रीबीज वाला स्कीम है, जो लोग फ्री में बांटते हैं, इसको इन्होंने पैरासाइट बोला है। बोला कि ये पैरासिटिक चीजें हैं, ये लोगों को जो है पैरासिटिक बना देते हैं, लोगों को एक तरह से समझिए कि डिपेंडेंट बना देते हैं। वो सरकार के ऊपर जो है भरोसा करते हैं, सरकार के ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये पैरासिटिक लाइफ क्रिएट कर दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। हमको हमको कुछ ऐसा अप्रोच अपनाना है कि हम फ्री में करें तो इस हद तक ना करें कि लोग उसके आदी हो जाएं, पैरासाइट बन जाएं। ठीक है, उसके लिए तो अगर हम बात करें कि जो फ्रीबीज है या फिर जो वेलफेयर का स्कीम है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीबीज ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, जो कि शॉर्ट टर्म हैंडआउट्स होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे समय के लिए लोगों को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, जो खास करके इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, वो क्या करते हैं, अनाउंस कर देते हैं। और वेलफेयर स्कीम्स क्या होती हैं, ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेन्ड सपोर्ट प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा। ठीक है, और इनका जो एम होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का होता है, मतलब ज्यादा दिन तक वो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं और साथ में डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में बेसिक अंतर यही है कि जो फ्रीबीज होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और उसका कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है, और डेवलपमेंट में विशेष करके वो फायदा नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है। अगर हम इसमें बात करें कि देखिए दोनों तरह के बहस होते हैं, दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीबीज को सपोर्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट में वो फ्रीबीज को सपोर्ट करते हैं। उसमें एक तो ये देखिए कि ये पॉवर्टी एलिवेशन एंड बेसिक नीड्स के लिए ये जरूरी होता है। मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है, तो उनको ये इमीडिएट रिलीफ पहुंचा देता है, और जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो तत्काल पूरा हो जाता है, इंश्योरिंग बेसिक सस्टेनेंस फॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी नेट्स। मतलब ऐसे एकदम आसान भाषा में आप समझिए कि जो गरीब हैं, जिनके पास कोई सस्टेन्ड इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए ये फायदेमंद होता है। तो इसके पक्ष में बोलने वाले लोग ये कहते हैं कि ये इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, उनके लिए ये ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये करते हैं कि ये जो फ्रीबीज हम देते हैं, ये हमारा जो कंज्यूमर का एक वो है कि माने पैसा आपके पास रहेगा तो आप चीज़ों को खरीदेंगे, तो इससे हमारा एक लोकल डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, ये क्या करता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कैन इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम। मतलब आपके पास अगर मान लीजिए अकाउंट में आपके 15,000 रुपये आ गया, तो आपके पास वो खर्चा करने के लिए पैसा आ गया। इससे फायदा ये होता है कि जो लोकल में चीजें हैं ना, जो लोकल मार्केट है, वहां पे जो वस्तुएं बन रही हैं, या फिर लोकली प्रोड्यूस्ड जो चीजें हैं, वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं कि अगर हम बात करें कि कोई पैसा है हमारे पास, उसको हमको खर्च करना है,
तो हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, फिर उसके बाद उसका वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, फिर उसके बाद वो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होता है। जो इसके पक्ष में बोलने वाले लोग हैं वो ये चीज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेसिंग मार्केट फेलियर, दे कैन मिटिगेट द डिस्ट्रीब्यूशनल consequences ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अलाइनिंग विद द डीपीएसपी आर्टिकल 38। मतलब जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट को ऐसे काम करते रहना चाहिए, ऐसी स्कीम्स देनी चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो। तो ये जो मार्केट फेलियर है, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारी महंगाई बढ़ गई अचानक से, बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें अगर हम डीबीटी करते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, तो उसको उस चीज़ को काफ़ी हद तक वो एड्रेस कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके एम्पावरमेंट में ये हेल्प करता है। जो फ्रीबीज को सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है। कैसे? मान लीजिए गर्ल्स को साइकिल बांट दिया गया, या कोई टारगेटेड ग्रुप ऐसा है जिसको पैसे की बहुत नीड है, तो वहां पे डायरेक्ट हम डीबीटी करके पैसा ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से, मतलब पैसे की वजह से कोई ऐसा एक ग्रुप है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं या जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं, तो इन सब चीज के लिए ये यूज होता है, इन सब चीज के लिए यूज हो सकता है। दोस्तों, ये आर्ग्यूमेंट जो फ्रीबीज है उसके पक्ष में दिया गया। बहुत सारी चीजें बताई गई कि पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है, कंज्यूमर के पास स्पेंड करने के लिए पैसा आ सकता है, और अगर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जिसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको खरीदने के लिए, या मार्केट का जो फेलियर है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, और साथ में टारगेटेड ग्रुप का हम एम्पावरमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू देखिए, यहीं पे मान लीजिए किसी के अकाउंट में 15,000 रुपया या 10,000 रुपया भेजा गया। अब अगर वो उससे ऐसी वस्तुओं को खरीदता है जो उसकी बेसिक नीड्स है, मान लीजिए उसको फूड चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, या फिर वो घर बनवाने में या घर बनाने में कुछ काम में यूज ले रहा है, या फिर वो कोई छोटा मोटा 10-15 हज़ार का कोई ऐसी चीज खरीद ले जिससे वो अपना छोटा मोटा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, फिर तो ये ठीक है, फिर तो ये फ्रीबीज ठीक है। लेकिन एक अलग पहलू आप ये सोचिए कि अगर वह व्यक्ति 15,000 रुपया उसके अकाउंट में सुबह आया, शाम को उसको लेकर के वो ठेके पे पहुंच गया, और अगली दिन सुबह तक फिर से उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में एक दिन पहले वो था, तो फिर इस फ्री बीज का कोई मतलब नहीं निकला। कोई इसका जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, या फिर कोई छोटा मोटा काम करने का उद्देश्य है, वो सब खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा पहलू ये है कि इसके अगेंस्ट में लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहला, कि ये फिजिकल इनस्टेबिलिटी और डेट बर्डन है। ठीक है, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन नॉन मेरिट गुड्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस वर्ड को, नॉन मेरिट गुड्स, इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, लीड्स टू हाई फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड अनसस्टेनेबल डेट, दिस वर्सन द स्टेट्स क्रेडिट वर्दीनेस। जो पैसा हमको एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना चाहिए, रोड बनाने में खर्च करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने में खर्च करना चाहिए, अगर उसको हम डाइवर्ट कर दे रहे हैं, और किसी को हम डायरेक्ट कैश बेनिफिट दे दे रहे हैं, तो धीरे धीरे, चूंकि जैसे देखिए, जो हम 15,000 रुपये किसी को दे दिए, उससे सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अगर वो हेल्थ केयर का कुछ इस तरह की फैसिलिटी करता है, तो उससे वापस भी कुछ मिलता है। तो केवल फ्री में पैसा बांट देने से कुल मिलाकर के सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमको रोड में करना चाहिए, पावर में करना चाहिए, हेल्थ केयर में करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन में करना चाहिए, तो वह पैसा हम डाइवर्ट करके किसी को हम फ्री में पैसे दे रहे हैं, हम फ्री में चीज़ों को बांट रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर आ रहा है, उसका बिल हम भर रहे हैं। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ठीक है, अगला ये है डिस्टॉर्टिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, स्कीम्स लाइक पावर एंड वाटर फॉर फार्मर्स। चाहे आप देखिए, एक चीज तो ये है कि मान लीजिए पावर सेक्टर में आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपने बिजली फ्री में प्रोवाइड करवा दिया,
तो एक तो वो जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने फ्री में ग्राउंड वाटर दिया, फ्री में पानी दिया किसानों को, तो ग्राउंड वाटर का वो एक्सेसिव यूज करेंगे जिसका आगे चल करके इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बाहर निकल करके आएगी। उसके साथ साथ इरोजन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जैसे ही कहीं पे भी इलेक्शन होता है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बिहार में इलेक्शन हुआ तो कुछ दिन पहले 10-10 हज़ार रुपया सभी महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया। तो इससे क्या होता है कि एक अलग सेंस डेवलप होता है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है उस पे कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप दिखा सकते हैं जब आप आंसर लिख रहे हो। तो एक तरफ तो आप ये आर्ग्यूमेंट दे दीजिए कि फ्री बीज भी जरूरी है, दूसरा कि फ्री बीज हमारे लिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं फ्री बीज देने से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया के अलावा और भी जगहों पे कहाँ-कहाँ पे इस तरह की स्कीम्स चलाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, सिंगापुर में 2025 के बजट में इन्होंने पैसा दिया, जीएसटी रिबेट दिया। ये हमारे काम का बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बहुत शॉर्ट में आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उसी तरह से मलेशिया के बजट में किया गया और जापान के भी बजट में किया गया। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि एशिया के जो अन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इस तरह की फ्रीबीज स्कीम्स चलाई जाती हैं। अब अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोई हमारा जुडिशियल बॉडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, आरबीआई हो, उन्होंने फ्रीबीज के बारे में क्या क्या कहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फ्रीबीज हैं, सरकार के द्वारा जो फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, हालांकि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो हमारा 1951 है उसके अंतर्गत अगर कोई पिटीशन डाले तो ये हम इसको करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना, मतलब इसको ध्यान से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन किया कि ये जो फ्रीबीज दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये इलेक्शन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके तहत ये करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि यह करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर इररेशनल फ्रीबीज। ठीक है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो इरेशनल है फ्रीबीज है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है और इसको इस तरह से बैलेंस करिए ताकि हमारा फिजिकल प्रूडेंस और वेलफेयर बाधित ना होने पाए, प्रभावित ना हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एकदम सीधा सीधा आपको लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना है, लेकिन सरकार के ऊपर ये दबाव जरूर बनाया है कि आप इसमें बैलेंस मेंटेन करो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, कॉल्स फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन फ्रीबीज फंडिंग। ठीक है, मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द पॉपुलिस्ट मिसयूज एंड इंश्योर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इलेक्टोरल कैंपेन। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि जो ये इस तरह से फ्रीबीज आप दे रहे हैं, इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके पास जा रहा है, और जिसके पास जा रहा है वो इसको किस तरह से यूज कर रहा है, ताकि हमारा जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा, हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। ठीक है, अगर एक्सपर्ट की हम बात करें, एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट्स डिस्टिंग्विश वेलफेयर रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फ्रॉम फ्रीबीज यूज्ड एज शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल टूल्स फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब ये कुछ एक्सपर्ट्स इसको ये कहते हैं कि ये जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट होती है या सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में यूज करती है, इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट समाज को नहीं मिल पाता है। अगर हम सस्टेनेबल विजन की बात करें तो इफेक्टिव वेलफेयर प्रमोट्स सोशल इंक्लूसिविटी, अपवार्ड मोबिलिटी। अपवार्ड मोबिलिटी क्या होती है कि समाज में हर तबके के लोग, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा जिस लिविंग स्टैंडर्ड में आज है उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, इसको हम अपवर्ड मूविंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो सस्टेनेबल विजन वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर के इसका जो क्रक्स है वो ये है कि परमानेंट डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना है
बल्कि परमानेंट सोल्यूशन क्रिएट करना है। मतलब ये कि फ्रीबीज देने से, बार बार फ्रीबीज देने से लोग परमानेंटली डिपेंड हो जाते हैं गवर्नमेंट पर, और जो कि वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पैरासिटिक इफेक्ट है, लोगों को पैरासाइटिक बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ये फ्रीबीज के बारे में क्या सोचते हैं। साथ में आरबीआई ने भी कहा कि भाई ये जो इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा फिजिकल रिस्क है और डेट बर्डन बढ़ रहा है, सरकार के ऊपर जो है कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें बैलेंस बनाइए, इलेक्शन कमीशन ने कहा बैलेंस बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेंस बनाइए, एक्सपर्ट ने कहा बैलेंस बनाइए, आरबीआई ने कहा बैलेंस बनाइए, तो बैलेंस बनेगा कैसे? सबसे पहला काम आपको करना है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक सेकंड, सबसे पहला काम आपको करना है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म का मतलब यह है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें जो फ्रीवीज हैं और जो वेलफेयर स्कीम है, उसको क्लियर कट डिफाइन करिए, और जो जितना भी उसमें मतलब कि क्लैरिटी होनी चाहिए, डेफिनेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। डिफाइन एंड रेगुलेट द लाइन बिटवीन इरेशनल फ्रीबीज, फॉर एग्जाम्पल प्योरली इलेक्टोरल एंड नॉन मेरिट। ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी व्यवस्थाएं जो केवल इलेक्शन को ध्यान में रख के बनाई जाएं और जो कि पूरी तरह से नॉन मेरिट हैं, और प्लस जो वेलफेयर मेजर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्लियर कट डेफिनेशन होना चाहिए, क्लियर कट इसमें डिफरेंस होनी चाहिए। तो पहला जो हम कर सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए कि पार्लियामेंट को, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें इस चीज को क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए और क्लियर कट हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ताकि हम जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकली इंटेंडेड स्कीम्स हैं उसमें, प्लस लॉन्ग टर्म वेलफेयर स्कीम में डिफरेंस हम समझ सकें। ठीक है, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या कर सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी हो, चाहे वो नीति आयोग के अंडर में काम करे या फिर फाइनेंस कमीशन के अंडर में काम करे, वो उस बॉडी का काम ये हो कि जो भी फ्रीबीज स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, उनका ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले। ठीक है, कि इसमें कितना पैसा सरकार का खर्च होना है, कितना पैसा सरकार को वापस आना है, या फिर जिनको भेजा जाना है वहां पे पहुंच रहा है कि नहीं, जिनको भेजा जा रहा है जिस उद्देश्य से भेजा जा रहा है वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस तरह की बनानी चाहिए। ठीक है, अगला ये है कि टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए। अगर आप फ्रीबीज के रूप में भी दे रहे हैं तो आपका वो स्कीम टारगेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप यूनिवर्सली बोल दिए कि सबके खाते में 15-15 हजार रुपया जाएगा। क्यों भाई, अंबानियों को क्या जरूरत है 15 हजार रुपए की? आप उनको मत भेजिए। जिनको जरूरत है, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, मान लीजिए आपने वीमेन को टारगेट किया, आपने गर्ल को टारगेट किया, आपने माइनॉरिटीज को टारगेट किया, या फिर कोई डिसएडवांटेज जो जो डिसेबल्ड हैं उनको आपने टारगेट किया, तो टारगेटेड आपका बेनिफिट जो भी है वो टारगेटेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी को होना चाहिए। उसके बाद इनहेंसिंग ह्यूमन कैपिटल। आप फ्रीबीज दे रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म चीज है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, आपको उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी निकालना है। कैसे? ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करके, ताकि आने वाले समय में जो आपके फ्रीबीज लेने वाले हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाए। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल आप कैसे करेंगे? आप एजुकेशन पे करिए, आप एजुकेशन पे खर्चा करिए। ठीक है, और हाँ, इसको मेरिट गुड्स बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बात की मेरिट और नॉन मेरिट गुड का, तो ये मेरिट गुड में आप इन्वेस्ट करिए, लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो कोई नया मैसेज नहीं मिला है, तो ये जो है क्या होगा कि धीरे धीरे, एक सेकंड, धीरे धीरे आप ह्यूमन का जो है एक ह्यूमन कैपिटल आप धीरे धीरे जनरेट करेंगे। ठीक, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके साथ साथ आपको क्या काम करना है? वोटर अवेयरनेस। कुल मिलाकर के वोट को खींचने के लिए ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो आप जो वोटर हैं, जो लोग वोट देने जा रहे हैं, उनको अवेयर करना है या उनको स्वयं अवेयर होना है कि उनका किस चीज में ज्यादा फायदा है।
किस चीज से उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, कि दो एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि हर टॉपिक पे हम बताएंगे, तो ये 3 क्वेश्चन हमने दिया है। एक टॉपिक है बैलेंसिंग बिटवीन फ्री वीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। इससे संबंधित कहाँ कहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए, आपका ये गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है, गवर्नेंस वाले सेक्शन में गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेरिट गुड्स सब्सिडीज like PDS and non-merit populist schemes like consumer durables. How does the latter jeopardize the long-term objective of the achieving quality and social empowerment? आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो है इसका आंसर लिख करके आप मुझे भेजिए। दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक वाले सेक्शन में आ जाएगा। Irrational freebies leads to crowding out effect on capital expenditure, resulting in a soft budget constraint for the states. Elaborate on this statement and suggest sustainable methods of financing welfare schemes. ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन का भी मतलब वही हो गया कि जो हम फ्री बीज दे रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह से नुकसान है, और हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हम कैसे कौन कौन सी स्कीम्स कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा इथिकल मतलब इथिक्स वाले में भी आपका यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, यू आर अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट दैट इज फेसिंग सीवियर फिजिकल स्ट्रेस, द रूलिंग पार्टी इज अग्रेसिवली pushing a new scheme involving high cost non-merit freebies. ठीक है, just before an election which your analysis shows will cripple the state's finance for the next decade. Discuss the ethical dilemma yourself, identifying the conflicting values and outline the course of action you would adopt. मतलब ये कि आप एक ऐसे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि ऑलरेडी फिजिकल दिक्कत में है। ठीक है, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो इस तरह के फ्रीबीज स्कीम्स चलाने के लिए आपके ऊपर फोर्स डाल रही है, आपके ऊपर दबाव बना रही है। ऐसे में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके बारे में आप डिस्कस करिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, बैलेंसिंग फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम, और इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं। इस प्रश्नों का उत्तर लिखिए, आप मुझे भेजिए, फिर देखते हैं कि इसमें कितना अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।